Okay, student. Today we will learn about chapter number 5 और चैप्टर का नाम है वुमेन्स चेंज इन द वर्ल्ड. ओके, सो लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ा था कि फीवर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिगेट एक्सपेक्टेशन, राइट. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ा था. और सेकेंडली हम लोग पढ़े थे लर्निंग फॉर चेंज, किस तरह से वुमेन्स ने अपने लाइफ को चेंज करने के लिए क्या किया, उसने पढ़ाई किया, कैसे उन लोग ने स्टडी किया, राइट. और उन लोग कैसे आगे आने लगे. नाउ स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन ए लार्ज नंबर. आज तुम लोग को मालूम है कि बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिलकर स्कूल में लार्ज नंबर्स के अंदर एडमिशन ले रहा है और लोग पढ़ के आगे बढ़ रहा है. Let us we will see there still remains difference between the education of boys and girls. India has a census every 10 years which counts the whole population of the country. It also gather details information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on. अगर सेंसस के बारे में आपको मालूम है कि हर 10 साल के अंदर अपना इंडिया में एक सेंसस लिया जाता है कि भाई कितने बच्चों को, कितने बॉयज़ को पढ़ाई लिखाई में मिलता है, कितने गर्ल्स को पढ़ाई लिखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, कितने लोग पढ़ाई करता है, किस तरह से पढ़ाई करता है, राइट. कितने मतलब अगर 17वीं सेंचुरी में देखा जाए तो वहाँ पे गर्ल्स का जो बर्थ जो है बहुत ही कम था और बॉयज़ का बर्थ जो ज़्यादा था यहाँ पे, राइट. ये सेंसस के अंदर हमको उसके अंदर पता चलता है. Their age, schooling, it is also gather detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on, right. क्या काम करता है, कैसा काम करता है, कितने लोग काम करता है यहाँ पे, कितने वुमेन्स आर वर्किंग, कितने मैंस आर वर्किंग, लाइक दैट वे दे कैन नो अबाउट इन दिस census. Like the numbers of literate people and the ratio of men and women, according to the 1961 census, about 40% of the all boys and men 7 years old and above were literate, that is they could at least write their names, राइट. 40% ऑफ स्टूडेंट्स बस उनको ही अपना नाम लिखना भी आता था, राइट देयर नेम्स, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011. दिस फिगर हैव ग्रोन टू 82% ऑफ बॉयज़ एंड मैन, राइट. और 2011 में जब सेंसस को लिया गया तभी वहाँ पे ये रेस कितना हो गया, 50% में से सीधा 82% पहुँच गया, जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ना लिखना शुरू कर दिया. एंड 65% ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन, उसके अंदर 65% तो सिर्फ गर्ल्स और वुमेन ही थे, मतलब बॉयज़ का काउंटिंग कम होने लगा और गर्ल्स का बढ़ने लगा. दिस मीन्स दैट द proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased, but as you can also see the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. लेकिन अगर देखा जाए तो आज लड़की लोग और वुमेन्स लोग ज़्यादा काम कर रहा है आज, राइट. बाहर काम कर रहे हैं, कोई टीचर के काम कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, लाइक दैट वे एवरीवेयर द वुमेन्स आर वर्किंग, एवरीवेयर द गर्ल्स आर रीडिंग. देन ऑल्सो द मेजोरिटी जो काउंटिंग जो आता है वो मैन का ही आगे आता है. वो गैप जो है अभी भी कम हुआ नहीं है और वो गैप जो है अभी भी मैन आगे ही है. बिकॉज here is a table that shown the percentage of girls are above who leaves school from the different schools group 2013-14. scheduled caste ST, scheduled caste मतलब ST, scheduled caste मतलब जो होता है जो बैकवर्ड जो लोग वो scheduled tribes, राइट. ST मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट. इस दोनों के बारे में एंड द ऑफिशियल टर्म फॉर आदिवासीज. अगर इसके परसेंटेज के बारे में हम लोग देखा जाए तो किस तरह से यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिफरेंसेस यहाँ पे आया है. तो स्कूल लेवल में बताया गया ऑल बॉयज़ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑल गर्ल्स शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, राइट. इसके बारे में हमको पता गया. तो प्राइमरी मतलब 1 to 5 क्लास के अंदर कितने बॉयज़ आ रहा है यहाँ पे 4.53 और गर्ल्स कितना आ रहा है, SC बॉयज़ कितना है, शेड्यूल कास्ट बॉयज़ कितना है 4.43, शेड्यूल ट्राइब्स बॉयज़ कितना 7.97. अब गर्ल्स में देखो तो 4.14 गर्ल्स ही है और शेड्यूल क्लास जो है 3.85 है, ठीक है. और ST गर्ल्स जो है 7.99 और टोटल जो हो रहा है ये कितना हो रहा है 7.98.
यानी कि इसके अंदर पूरा का पूरा गर्ल्स जो है वो कम बता रहा है। अपर प्राइमरी क्लासेस यानी कि 6 to 8 के अंदर देखेगा तो यहाँ पे बॉयज़ कम दिखाई दे रहा है और गर्ल्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी क्लासेस 9 to 10 के अंदर 70 to 18 SC और 27 ST बॉयज़ है, और यहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आकर गर्ल्स भी सेम टू सेम दिखाई, यानी कि 9 to 10 जो है वो सेम टू सेम जा रहा है। अंडरस्टूड। तो ये है डिफरेंट सेंसस यहाँ पे प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक। यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द अबव टेबल दैट SC एंड ST गर्ल्स लीव स्कूल at the rate that is higher than the category all girls. This means that girls who are from Dalit and Adivasi background are less likely to remain in school. देखो, शेड्यूल क्लास वाले और शेड्यूल ट्राइब्स वाले और आदिवासी बच्चे वो लोग, ये लोग प्राइमरी के 5th तक पढ़ सकता है, उसके बाद वो लोग को उनको पढ़ने का कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास होता नहीं है। एक तो उसका पेरेंट्स गरीब होता है, और दूसरा जो होता है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास है इन लोग चलता रहता है कि भाई लड़कियों को पढ़ाना क्या है, किस तरह क्यों पढ़ाना है, ये सोचकर उन लोग उसको आगे पढ़ाता नहीं है। सेकेंडली इज़ दैट 2011 census also found that Muslim girls are less like than Dalits and Adivasis to complete primary school. अब मुस्लिम गर्ल जो होता है वो लोग भी प्राइमरी को ख़त्म करने के बाद स्कूल में वो लोग जाते नहीं है। वाइल ए मुस्लिम गर्ल इज़ लाइक टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, गर्ल्स फ्रॉम अराउंड कम्युनिटी स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल। मुस्लिम्स लोग ऐसा भी चाहते हैं कि भाई बड़ी बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, 5th या 4 या 5 साल स्कूल में पढ़ाना है, बस पढ़ना लिखना थोड़ा आ जाए, अपना नाम लिखना आ जाए, साइन बैन करना आ जाए, बस खातिर काफ़ी हो गया उसको। सेकंड इज दैट इसके वजह से क्या होता है, सेकेंडरी जो क्लासेस जो होता है वहाँ SC और ST में बहुत ही कम हमको मिलेगा। देयर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल। यहाँ पे बहुत सारे कारण है क्यों ये आदिवासी बच्चे लोग या दलित बच्चे लोग या मुस्लिम बच्चे लोग कम्युनिटी के बच्चे लोग जो है वो बेटियां जो है वो आगे पढ़ सकता नहीं है। इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल, not teachers who teach on a regular basis. If a school is not close to people homes and there is no transport like buses or vans, parents may not willing to spend their girls to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all the children. Boys may get prefer in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmate, just like Om Prakash Valmiki was. देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे कारण है, so many reasons are there why this Dalit and Adivasis Muslim community children girls are not mostly girls are not they are not getting they are not interested to go to school. Why? Because first of all they are from the poor family. Second is those who are living the rural area, means in villages, there are not much facilities for the girls to take them to the house, from their house to the school. ये एक चीज़ होता है. Secondly is that they have to take care of their houses also, right? Afterwards many children they have to school because of they are discriminated against their main चीज़ तो क्या होता है, ये लोग बैकवर्ड लोग जो पीपल होते हैं SC और ST से, या दलित लोग जो होते हैं या आदिवासी लोग जो होते हैं, तो इनको ज़्यादातर स्कूल में क्या करते हैं, लोगों को इनको इंसल्ट करता है, राइट? भाई तू बैकवर्ड एरिया से है, तू दलित में से है, या तू और कोई कम्युनिटीज़ में हमारे साथ नहीं बैठना, हमारे साथ नहीं बैठना। ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो आता है, जैसा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ बच्चे के साथ हुआ था, राइट? तो इसके स्टोरी हम लोग ने जो पढ़ा था हम लोग लास्ट ईयर चैप्टर के अंदर, कि किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि को वहाँ पे दलित फैमिली से बच्चा था उसको, और वहाँ पे उसको क्या करवाता था, है ना? तो ये चीज़ जो होता था उनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ करता था। इसके वजह से SC और ST के बच्चे जो थे वो ज़्यादातर, जब ये बच्चे समझना शुरू करता है, जब ये बच्चा समझना कब शुरू करता है, जब वो 6th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में आता है, राइट? ये डिस्क्रिमिनेशन उनको समझ में आता है। तो बड़े बच्चे जो होते हैं, जो पैसे वाले के बच्चे जो होते हैं, जो अच्छे कास्ट वाले होते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, भाई उसके साथ बैठना नहीं, उसके साथ बात नहीं करना। वो लोग ST से और ST से उन लोग इस तरह से उसको डिवाइड करता है। ये आज नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ 2011 का पहले का स्टोरी है सब, आज ये कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज़ दैट वुमेन मूवमेंट्स। वुमेन मूवमेंट्स किस तरह से वुमेन ने अपना पैर पर खड़े रहकर आगे बढ़ने की कोशिश किया है। वुमेन्स एंड गर्ल्स
now have the right to study and go to school. There are other aspects like legal forms, violence and health. पहले क्या होता था यहाँ पे कि वुमेंस लोग को सिर्फ गर्ल्स हाई स्कूल में जाके पढ़ना था, उनको कोई और स्कूल के साथ उसके पढ़ने के लिए कोई वो इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई उसको एडमिशन नहीं देता था राइट बॉयज़ के साथ पढ़ने के लिए। लेकिन आज क्या है कि सभी बॉयज़ गर्ल्स जो है साथ में पढ़ता है। Where the situation of women and girls are improved, these changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. ये कोई गवर्नमेंट ने इनको कोई सपोर्ट नहीं किया कि भाई गवर्नमेंट बेटियों को वहाँ पे पढ़ाना है, ये तो खुद इन लड़कियों ने अपने पैर के ऊपर खड़ा रहकर अपने आप को प्रूव किया कि वी कैन ऑल्सो डू, हम लोग भी कर सकता है। This struggle is known as the women's movement. Individually, women's and women's organization from different part of the country are part of a women movement. Many men support the women's movement as well. The diversity, passion and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. ज़्यादातर इन लोगों को सपोर्ट कौन देता है? उनका हस्बैंड लोग देता है, या तो पापा देता है, या भाई लोग देते हैं उनको, और इन लोगों को सपोर्ट देता है कि आगे कुछ बनने के लिए। ओके, different strategies have been used to spread awareness, find discrimination and seek justice. Here are some glimpses of these struggles. यहाँ पे कुछ स्टोरी हमको दिखाया गया कि भाई किस तरह से लड़कियों को अपना स्टोरी को आगे लेके आने, भाई आवाज़ उठा रहे अपने हक के लिए, राइट, अपना राइट्स के लिए, हाउ दे आर रेजिंग देयर वॉइस. So these things we can see here. Okay, so next is that the campaigns. The campaigns is to fight discrimination. The violence against women are an important part of the women's movement. Campaigns have also led to new laws being passed. A law was passed in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. तुमको पता होगा कि किस तरह से पहले का ज़माने में सती या कुछ क्या बोलते हैं अपना सती था, या फिर चाइल्ड मैरिज जो था वो, है ना, तो ये सब के लिए वुमेंस ने आवाज़ उठाया और उनके लिए नया लॉ यहाँ पे बनाया। और उसके बाद और एक लॉ उन लोग ने बनाया क्या कि भाई जो अत्याचार ससुराल में होता है, राइट, द वुमेन्स वायलेंस वाज गोइंग इन देम विद देयर हस्बैंड्स और देयर हस्बैंड्स फैमिलीज, दे आर giving torturing these women, so they raise their voice that we need a protect. वह डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन, उनको क्या चाहिए? उनको लीगल प्रोटेक्शन से। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो, ज़्यादातर वुमेन जो होता है बाहर काम करना शुरू करता है तो वहाँ पे हर एक का नज़र जो होता है वो सही नहीं होता है, तो वहाँ पे उनको एक सेक्सुअल हैरेसमेंट वहाँ पे उनको किया जाता है। क्या होता है अपने काम पे, और वो लोग बेचारे मजबूरी में काम तो करना ही पड़ेगा, वरना सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिले तो अपना घर नहीं चलेगा, तो ये सब कुछ सोच के उन लोग वहाँ पे सहन कर लेते हैं वहाँ पे। तो इन सब के लिए उनको वहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। In 1980s, for example, men's group across the country spoke out against dowry death. देखो 1980 में क्या हुआ था? डाउरी डेथ, यानी कि दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है। पहले क्या होता था, बेटियों को शादी करवाने के बाद पेरेंट्स को उसका जो भी हिस्सा जो होता था उसको लड़के वाले को देना था, एंड दे हैव टू मैरी दिस गर्ल। लेकिन फिर भी उसके ऊपर टॉर्चर किया, जा अपने घर से वापस और पैसा लेके ये लेके आ, नहीं तो नहीं लेके आता था, तभी उसको जला के मार देते थे, एसिड पिला के मार देते, या फांसी दे के उसको मार देते थे, राइट। तो लाइक दैट वे दे आर टॉर्चरिंग देम। तो ये टॉर्चरिंग बंद करने के लिए दहेज को डेट किया गया। 1980s को ये रूल्स निकल गया कि भाई कोई दहेज लेगा नहीं और दहेज लेगा नहीं, दोनों ही जुर्म है। केस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉ और हस्बैंड ग्रीडी फॉर मैनी मोर डाउरी, जैसे मैंने अभी समझाया कि ज़्यादा दहेज के लिए, लालच के दहेज लाने के लिए लड़कियों को मार डालते थे। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दिस केस टू जस्टिस। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन। और ये सब कुछ होने के बाद भी अगर केस होता है तो वहाँ पे वुमेन्स के लिए कोई राइट्स यहाँ पे मिलता नहीं था। इसके लिए इन लोग ने क्या किया, अपना आवाज़ को ऊंचा करने के लिए वो लोग रोड पे निकल पड़े और अपने आवाज़ को कोर्ट तक पहुंचाया। एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन इवेंचुअली दिस बिकेम ए पब्लिक इश्यू इन द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी, एंड द डाउरी लॉज वेयर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक
डाउरीज। और फिर वहाँ पे लॉ निकला कि अगर कोई भी दहेज मांगेगा या दहेज लेगा, अगर वो मर्जी से दे रहा है तो ठीक है, वो अपना बेटी को देगा, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा, इफ दे विल उसको कोई भी ज़्यादा परेशान करेगा, तो व्हाट हैपन देयर, द कोर्ट विल बी पनिश दैट फैमिलीज, नॉट ओनली दैट हस्बैंड, खाली हस्बैंड को पनिशमेंट नहीं है, पूरा घर को वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा। ओके, तो ये था कैंपेन। सेकेंड इज नाइट, नाउ वी आर टेलिंग अबाउट रेजिंग अवेयरनेस। आवाज़ किस तरह से अपना, औरतों ने अपना आवाज़ को ऊंचा किया, किस तरह से अपने आवाज़ को कोर्ट तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। An important part of the women's movement work is to raise public awareness on women's rights issues. Their message has been spread through स्ट्रीट प्लेस, यानी कि सड़कों पर उतर कर उनके बारे में ड्रामा करना, सॉन्ग्स गाना गाना, पब्लिक मीटिंग, पब्लिक के बीच में मीटिंग लेना, लाइक दिस वे रेसिंग अवेयरनेस। उन लोग ने अपना आवाज़ को उठाया, उन लोग ने बताया, लोगों तक पहुंचाया बात को किस तरह से अपने हक के लिए लड़ाई करना है। प्रोटेस्टिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट क्या करना है। द वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जांपल व्हेन ए लॉ और policy act against their interest. Public rallies and demonstrations are a very powerful way to drawing attention to injustice. यानी कि अगर एक वुमेन्स अपना आवाज़ को उठाता है वायलेंस के खिलाफ में, वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जांपल व्हेन ए लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, वहाँ पे लॉ और कानून जो है उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो पब्लिक रैलीज में उन लोग निकलते हैं। डेमोस्ट्रेशन आर वेरी पावरफुल, क्योंकि लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो क्या होता है, वहाँ पे उनको लिए अपना हक के लिए वहाँ पे कोर्ट को उनका आवाज़ को सुनना ही पड़ेगा। शोइंग सॉलिडिटी, यानी कि एकता, सॉलिडिटी यानी कि एकता, यानी कि एक साथ रहकर क्या कर सकता है। द वुमेन्स मूवमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडिटी विथ अदर वुमेन एंड कोस। तो यहाँ पे वुमेन जो होता है वो दूसरे, जब वो सड़कों पे उतरता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हर लोगों को होता है। किसी के घर पे पूछ तो नहीं सकता ना, भाई तेरे को प्रॉब्लम है तो चल मेरे साथ, तेरे को प्रॉब्लम है तो चल मेरे साथ, नहीं। इन लोगों जब सड़कें पे उतरेंगे तो सब लोग देखेंगे, हाँ भाई देखो मेरा भी ये सेम प्रॉब्लम, मैं भी जाती हूँ। इस तरह से लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ पे शोइंग सॉलिडिटी, एक पावरफुल ग्रुप वहाँ पे बन जाता है और कोर्ट को उनको आवाज़ सुनना पड़ता है। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 5, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। आज आप रीड करेंगे पेज नंबर 61 से 65 तक। ओके, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगा इसके साथ, उसको आपको फेयर बुक में लिखना है, और इसका ग्लोसरी भी जो है वो भी आपको इसके अंदर लिखना है, जो चैप्टर के पीछे यहाँ पे बताएगी कि व्हाट इज स्टीरियोटाइप व्हेन वी बिलीव दैट पीपल बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर ग्रुप, राइट। लैंग्वेज होता है उसके अंदर, और सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेशन व्हेन वी डू नॉट ट्रीट पीपल इक्वली और विथ रेस्पेक्ट वी आर इंक्लूडिंग डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड इज वायोलेशन when someone forcefully breaks the law or a rule or openly shows disrespect, we can say that he or she has committed a violence. Sexual harassment, this refers to physical or verbal behavior that is for sexual nature and against the wishes of a woman. Okay, तो ये है चैप्टर नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन, और कीवर्ड्स अपने फेसबुक के अंदर लिखोगे। ओके, थैंक यू।